The most gracious, the most merciful. Respected students, friend follower, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194664. Respected students, today we'll discuss themes in Cherry Orchard. We'll discuss social changes in today's play Cherry Orchard, and we'll discuss major techniques used by our writer at Anton Chekhov. Anton Chekhov ने जो टेक्निक्स और टूल्स और डिवाइसेस यूज किए हैं इन अ वे टू राइट हिज प्ले, यानी उसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट है, बहुत सारे क्रिटिक्स और राइटर कंफ्यूज्ड हैं वेदर इट इज अ ट्रेजेडी, कॉमेडी, पेस्टोरल पोएम और इट इज अ मेयर शॉर्ट स्टोरी और इट्स अ काइंड ऑफ ड्रामा. व्हाट इज इट? ये क्या है? किस तरह का लिटरेरी पीस ऑफ जॉनरा है? ये क्या है? क्या ये कोई पोएम है? क्या ये कोई पेस्टोरल स्टोरी है? क्या ये कोई शॉर्ट स्टोरी है? या ये कोई एपिक है? या ये ड्रामा है? यानी डिफरेंट राइटर्स जो है इसके बारे में डिफरेंट कंसेप्ट रखते हैं. इवन एक लेटर में वो क्लियर करता है, स्टैनिस्लवस्की जो इसका डायरेक्टर था उसने इसको देखा कि वो कहता है ये मुझे तो ट्रेजेडी लगती है, जबकि राइटर जो है वो क्लेम करता है कि ये ट्रेजेडी नहीं है, मैंने इसको जैसे मेरी शिकोफियन अदर कॉमेडीज हैं उसी की तरह ये भी एक कॉमेडी है और ये मैंने एज अ कॉमेडी लिखा था, लेकिन उसने उसको डायरेक्ट क्या कर दिया, एज अ ट्रेजेडी डायरेक्ट कर दी. यानी जिसने भी इसको नहीं वॉच किया या जिसने इसे थॉरोली नहीं पढ़ा तो वो इसे ट्रेजेडी ही समझता है. लेकिन इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर फार्सिकल एलिमेंट और उसके बाद कॉमिक एलिमेंट हमें बहुत सारे मिलते हैं, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे. तो राइटर ने इसके अंदर जो यूज़ किया है, पेज नंबर है 103 और इसके अलावा हम नोट्स अपने डिस्कस करेंगे. 105 पेज के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि टेक्निक ऑफ मिक्सिंग ह्यूमर एंड ट्रेजेडी. जिंदगी चूंकि ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिलाप है, जैसे शेक्सपियर सेट, The life is a mixture and blend of tragedy and comedy, so they go side by side. You can't separate one from other. आप एक ट्रेजेडी को कॉमेडी से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका जो प्ले होता है उसके अंदर वो फूल का सीन भी डालता है. जैसे इन किंग लियर के अंदर शेक्सपियर का एक प्ले है, उसमें कहता है कि एक फूल बोलता है बादशाह को, कहता है कि तुम्हारे बार्ड सर में इतनी अकल नहीं है कि तुमने सारी जायदाद अपनी बेटियों को दे दी. वो कहता है ना कि उसकी 2-3 बेटियां होती हैं, एक का नाम होता है गॉन्ड्रोल, एक का नाम होता है कॉर्डेलिया, एक का नाम होता है रैगन. वो उसे कहता है कि आप मुझे बताओ कि आप मुझे से कितना प्यार करती हो. तो वो सर 2 कहती है कि चांद सूरज सितारों से ज्यादा. एक रियलिटी बताती है तो उसको वो कुछ नहीं देता, फिर वो उसको जलील करती हैं. तो इसी तरह उसका जो एक फूल का सीन है वो उसे कहता है कि स्पीक लेस देन यू दाउ नोवेस्ट, राइट मोर देन दाउ गोवेस्ट, लीव दाई ड्रिंक एंड दाई वॉर एंड ऑलवेज कीप इन द डोर. तो इस तरह के वो बड़े विटी डायलॉग बोलता है उसका फूल जो है, और वो क्रिटिसाइज करता है बादशाह को भी. तो एक होता है इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. शेक्सपियर के दौर में चूंकि एक रेनेसेंस एज थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी इजाज़त नहीं थी कि शेक्सपियर के दौर में आप बादशाह को क्रिटिसाइज करें, उस हुकूमत वक़्त को आप डिस्कस करें या उसको क्रिटिसाइज कर दें. लेकिन शेक्सपियर जो है अपने प्ले के अंदर डिस्कस कर देता और उनको क्रिटिसाइज कर देता, क्योंकि वो बड़ा एक लिटरेरी पर्सन था. वो कैसे करता? वो इनडायरेक्ट बोलता था. वो अगर वो उससे कोई बादशाह पूछता कि भाई आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं बादशाह को, तो वो आगे से कहता कि मैं कौन सा खुद बोल रहा हूँ, ये तो मेरे कैरेक्टर बोल रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा. तो इस तरह वो डायरेक्ट बात नहीं करता था, इनडायरेक्ट वे से. अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है इस प्ले के अंदर बड़ी इनडायरेक्ट हैं. मिसाल के तौर पर वो जब फ्रांस से वापस आ रही है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसके बेटे की डेथ होगी, वो डूब गया है. इनडायरेक्ट ऑफ स्टेज एक्टिविटी बहुत सारी हो गई. ठीक है, तो इस तरह लोहा खिम की जो बहुत सारी एडवाइजेज हैं वो भी इसमें ऑफ स्टेज चली जाती हैं. तो इस तरह बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसको ऑफ स्टेज शो कर देता है राइटर. और मॉडर्न टेक्निक आप देखें तो एक टेक्निक है जिसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. राइटर कभी अपनी किसी स्ट्रीम में चला जाता है, कभी किस स्ट्रीम में, कभी किसी स्ट्रीम में. आपने अगर वर्जीनिया वुल्फ का डॉल हाउस अगर पढ़ा हो तो वर्जीनिया वुल्फ का है एक नावल है, तो उसमें उसमें भी उसने ऐसे ही किया कि वो लाइफ जो दिखाती है कुछ कितने साल की आगे लाइफ. अभी हम पढ़ेंगे नावल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टू द लाइट हाउस को अगर हम पढ़ें तो लाइट हाउस के अंदर हम देखते हैं
कि वो जो लाइफ है वो यानी 20 साल की लाइफ, 10 साल की लाइफ, ऐसे राइटर आपको दिखा देता है कि 10 साल में ये हुआ कि मिसेस रेमसे की डेथ हो गई है, उसके बेटे की डेथ हो गई है, बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो चले गए हैं। तो ऐसे सीन जो होते हैं ये सारे ऑफ स्टेज जो है वो दिखा देता है राइटर आपको। तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है। तो टेक्निक ऑफ मिक्सिंग ह्यूमर एंड ट्रेजेडी, ह्यूमर और ट्रेजेडी को मिक्स करके दिखाया जाता है। जैसे ट्रेजेडी कॉमेडी का मिलाप है जिंदगी, तो जैसे शेक्सपियर ने यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट एक्शन, जैसे मैंने अभी बात की कि बहुत सारी बातें जो होती हैं वो इनडायरेक्ट जो है वो आपको इनडायरेक्ट वे से राइटर जो है इन्फ्यूज़ कर देता है, अपने प्ले के अंदर डाल देता है। यूज़ ऑफ आयरनी, आयरनी क्या क्या मतलब होता है कि जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपको सामने नज़र आ रहा है वो नहीं है, उसके बरक्स कोई और चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि मैंने अलीसा से कहा कि आप मुझे 5 साल पेपर ला दें और मैंने अपने बच्चों को टीच करवानी है, एमए इंग्लिश के पेपर हो रहे हैं। अगर अलीसा जो है पेपर भी हो जाएं और फिर महीने के बाद मेरे पास आए, सर ये देखें मैं आपके लिए पेपर ले आई हूँ, तो मैं इनसे कहूँ कि आप पेपर बहुत जल्दी ले आई हैं, तो इसका मतलब है कि जो सामने मेरे है और इसके दरमियान जो डिफरेंस है इसको आयरनी कहते हैं। दिस इज़ व्हाट आयरनी। मैं जब कह रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी पेपर ले आई हैं, तो दिस इज व्हाट नोन एज आयरनी, इसको कहते हैं आयरनिक सिचुएशन। बाज़ औक़ात ये होता है ना, जिंदगी भी एक आयरनी है। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं और निकलता क्या है। हम जिंदगी से एक्सपेक्ट करते हैं, किसी को अपनी जिंदगी में लाते हैं और हम कहते हैं ये हमारे लिए खुशियां लाएगा, ये सब कुछ ठीक कर देगा, मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी। लेकिन होता यह है कि वो दुखों का भरा हुआ टोकरा जो है वो हमारे सर पे रख देता है। तो इस तरह जिंदगी जो है वो भी एक क्या है, आयरनी है। It is also irony. What you expect and what it is, what is reality and what you expect, इसके दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको आयरनी कहते हैं। लाइफ भी एक आयरनी है, ठीक है। ये वट एवर यू एक्सपेक्टिंग एंड वट रियली आउटकम, इट इज आयरनी, इसको आयरनी कहते हैं। आयरनिकल सिचुएशन भी कभी कभार बन जाती है लाइफ में। यूज ऑफ सिंबलिज्म के बहुत सारी बातें जो है वो सिंबलिज्म के थ्रू बता दी जाती है, ठीक है। कुछ सिंबलाइज करती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो कट डाउन करना, चेरी ऑर्चर्ड के वो जो एक्स की आवाज़ आ रही है, कल्हाड़े की आवाज़ जो बाहर आ रही है, वो शो कर रहा है राइटर। तो यस इस तरह की मिसालें आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ आयरनी, यानी आयरनी और सिंबलिज्म का मतलब कि जो कुल्हाड़े की आवाज़ बाहर आ रही है, कट चॉप डाउन किया जा रहा है, जो चॉप डाउन किया जा रहा है उनको, उसके जो चेरी ऑर्चर्ड के वुड्स को, तो वो भी एक क्या है, सिंबलिज्म है। इट सिंबलाइज दैट द अपर क्लास इज बीइंग कट डाउन, दे आर रिड्यूसिंग, दे आर गोइंग डाउन, they are reducing in number, and now the lower class or working class or serf people, they are coming upward, they are taking their place, they are replacing them, they are even buying their property. Lopakin in fact want to satiate his wish because his forefathers they worked in this state, वो उस स्टेट में काम करते रहे। The technique of emphasis, वो emphasis की टेक्निक यूज करता है। डायलॉग उसके अंदर डालता है। हिज डायलॉग्स आर पिथी, क्रिस्प, मीनिंगफुल। आप देखें, अगर आप बेकन के डायलॉग्स को देखें, वो कहता है स्टडी सर्व डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, इट इज अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी, अनईजी लाइज ऑन द हेड ऑफ दोज हु वियर क्रोन्स। कहता है कि when wealth is lost, when health is lost, something is lost, when wealth is lost, नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इस तरह के बड़े पिथी और क्रिस्प और बड़े शॉर्ट कंसाइज सेंटेंस कहकर आपको राइटर क्या एम्फेसाइज करता है, अपने पॉइंट के ऊपर एम्फेसिस देता है कि आई वट एवर आई एम सेइंग इट इज फुल ऑफ रेट्रिक। ये बड़े परसुएसिव हैं, बड़े रेट्रिक है इसके अंदर, और लोग जो हैं उनको फिर पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। हाँ जी, इसको हम जरा देखते हैं, जरा देखिएगा। मेजर टेक्निक यूज इन द प्ले। आपने जस्ट ये 2 पेज नहीं लिखने, आपने कोशिश करनी है, जो मैंने आपको सेंड किए आपने वहां से भी डाटा लेना है। और ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि ये बुक जो है, ये इस तरह की जो बुक्स हैं ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है। हमने नंबर लेने हैं, तो हम जब किसी एग्जामिनर के सामने थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे काम, तो वो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। जब आप मुझे टेस्ट देते हैं तो टेस्ट का मकसद ये होता है कि आप कोशिश करें कोई आइडिया न्यू उसके अंदर डालें।
देखिएगा, व्हाट आर द मेजर टेक्निक इम्प्लाइड का मतलब होता है इस्तेमाल करना, बाय द शैकफ्स इन द चेरी ऑर्चर्ड के अंदर जो उसने न्यू टेक्निक इस्तेमाल की है, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि उसने टेक्निक मिक्सिंग ह्यूमर और ट्रेजिडी, यानी कॉमेडी और ट्रेजिडी, कॉमिक एलिमेंट और ट्रेजिकल एलिमेंट को साथ साथ लाया है कि वो एट द सेम टाइम उसका चेरी ऑर्चर्ड बिक रहा है, एट द सेम टाइम शी इज एट कंडक्टिंग बाल्स, पार्टीज, डेट फिक्सिंग एंड इवन अरेंजिंग द लव अफेयर विद हर डॉटर एंड लोभाकिन और अपनी डॉटर के दरमियान लव अफेयर को भी कंडक्ट कर रही है कि इसे शादी कर लो, ये बड़ा ग्रोइंग पर्सन है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वो पता है कि वो ट्रेजिडी उसके ऊपर आ रही है और वो उसका चेरी ऑर्चर्ड बिक जाएगा, उसके पहले भी उसके अब्यूसिव लवर है पीछे से, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो सर्व कर रही है और वो इवन के उधार लिपस्टिक को वो उधार भी दे देती है, वो उसको अपनी ऑयली टंग यूज़ करके उससे पैसा भी बटोर के ले जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बड़े फार्सिकल एलिमेंट, बड़े कॉमिक एलिमेंट और साथ साथ ट्रेजिडी जो है, करैक्टर जो है वो बड़े नॉन सीरियस हैं। कोई किसी से कहेगा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए तो वो उसकी पेन की तरफ देख के कहेगा कि आपका पेन बड़ा अच्छा लग रहा है जो जेब में, अब बड़ी सीरियस बात चल रही है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए, तो वो उसके ऊपर बड़ी एक रिडिकुलस सी बात कर देता है दूसरा करैक्टर। तो करैक्टर इसमें ऐसे है। शेकोव इज वन ऑफ द रशियाज इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर, यानी ये रशियन लिटरेरी फिगर है, मॉडर्न राइटर है, और इसको अप्रिशिएट किया है किसने, बर्नार्ड शॉ ने, वर्जीनिया वुल्फ ने, इस तरह के बड़े बड़े जो राइटर हैं उसने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि ये अच्छा राइटर था। स्टेनिस्लैव्स्की जो है वो भी इससे बड़ा इंस्पायर था, डायरेक्टर था। शेकोव इज वन ऑफ द रशियाज इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द मॉडर्न टाइम। He enjoys a high reputation of his short stories and play, यानी उसने पहले तो उसने शॉर्ट स्टोरी लिखी और उसके बाद उसने नावल भी लिखने की कोशिश की, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी लाइफ के कोई 8-10 ईयर रहते थे उसमें वो बड़ा मशहूर हुआ। इस इवन के पोस्टमसली उसकी जो लाइफ, उसकी जो बाद की लाइफ है, डेथ के बाद की जो उसकी जितनी भी प्रोडक्शन है या जो बाद में पब्लिश हुए हैं उसके वर्क, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए। तो चेरी ऑर्चर्ड बेसिकली जब उसकी लाइफ में कोई 8-10 साल रहते थे, इस दौरान उसने जितना भी वर्क लिखा है, जितने भी प्ले लिखे हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं। बाकी उससे पहले वो शॉर्ट स्टोरी ही लिखता रहा। Chekhov is one of the Russian important literary figures and one of the greatest playwright of the modern times. He enjoys a high reputation for his short stories and play. यानी पहले वो क्या था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, सिर्फ शॉर्ट स्टोरी लिखता था, लेकिन फिर उसने नावल को भी आजमाया, लिखने की कोशिश की। जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ तो मैं प्ले भी लिखूँ, मैं नावल भी लिखूँ, मैं दूसरे भी एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि आपका फील्ड सेम है। तो बेसिकली इसने मेडिकल की तालीम हासिल की थी, तो वो अक्सर लिखता है अपने लेटर्स जो उसने डिफरेंट अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, वाइफ को, यदि इसको लिखे हैं तो उसमें वो कहता है कि मेडिकल इज़ माई लॉफुल वाइफ वाइल लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस। यानी मिस्ट्रेस जो होती है वो बिलवड होती है। ये जितने भी इंग्लिश लोग होते हैं, यानी एक तो शादी करते हैं तो एक कुछ लव अफेयर बनाते हैं, उसको कहते हैं मिस्ट्रेस। तो कहता है कि मेरी जो लिटरेचर है वो मेरी मिस्ट्रेस है, जबकि मेरी लॉफुल वाइफ जो है वो मेडिकल है। यानी मेरी असल फील्ड तो मेडिकल थी, ये मैंने ऐसे मिस्ट्रेस साथ बनाई हुई है। He enjoys a high reputation for his short stories and play work which often combine element of the comedy and tragedy. यानी शेक्सपियर की तरह, जैसे वो रेनेसेंस फिगर है तो उस तरह ये भी कंबाइन करके देखें। जिंदगी के अंदर कोई भी बेसिकली दो फलसफे हैं, एक है आइडियलिज्म का फलसफा और एक रियलिज्म का फलसफा। आप जोन सा भी फलसफा डिस्कस कर लें वो या तो आइडियलिज्म से मिल जाएगा या रियलिज्म से मिल जाएगा। कहते हैं कि अरिस्टोटल जो था वो रियलिज्म का फादर था, और जबकि जो आइडियलिज्म का जो फादर था वो कौन था, वो प्लेटो था। अब रियलिज्म और आइडियलिज्म दो फलसफे जो हैं आज भी डिस्कस होते हैं। अगर मैं मजीद डिस्कस करूं तो एसेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो अभी तक बड़ी देर तक प्लेटो और अरिस्टोटल का एसेंशियलिज्म चलता रहा, लेकिन जेन पॉल सर्टर ने आखिरकार सर्टरे ने आके उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नो, मैन इज नॉट बोर्न विद एसेंशियलिज्म, मैन इज नॉट बोर्न विद एसेंस, रादर ही एक्वायर्स हिज सेंस।
He figure out his essence from this society, community, because whatever meaning you have taken, these meaning are ultimately given by your parents, by your teacher, by school of thoughts, by the surrounding and society you haven't acquired when you was born. जब आप पैदा हुए थे तो खाली स्लेट लेकर आए थे, लेकिन इसके ऊपर किसी उस्ताद ने लिख दिया, किसी मास्टर ने लिख दिया, किसी सराउंडिंग ने लिख दिया, किसी सोसाइटी, किसी कम्युनिटी, किसी आपके स्कूल ऑफ थॉट ने लिख दिया, किसी इंटरनेट ने लिख दिया, किसी यूट्यूब ने लिख दिया, किसी ना किसी ने उस स्लेट को फिल कर दिया. बेसिकली यू वाज ब्लैंक, यू वाज नॉट बोर्न विद योर एसेंस. तो अरिस्टोटल और प्लेटो अपनी रेट्रिक्स देते हैं इसके लिए, ये फिर अपनी देता है जेन पॉल सार्ट्रे. यू कैन स्टडी इफ यू विश, जेन पॉल सार्ट्रे. तो ये भी एक फिलॉसफर है. नो डाउट उसकी एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी. नो डाउट हिज वर्क फॉर द सोशो पोलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया, देयर यूनिवर्सल अपील लाइज इन द शेखव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल टू एक्सपोज ह्यूमन नेचर्स विद द टच ऑफ द ग्रेस एंड डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी होता है एक्सपर्ट इंसान को कहते हैं. Traditionally, humors and tragedy have been kept apart in a dramatic work. Humor और tragedy जो है वो क्या है, वो dramatic work से apart, अलग होती है वो कहते हैं. Although Chekhov is certainly not the first playwright to mix comic and tragic element on the stage. इससे पहले भी शेक्सपियर ने भी, मैंने बताया ना, शेक्सपियर ने भी ट्रेजिक कॉमेडी को मिक्स करके वो बताता था. एक जिंदगी आप देखें, एक जिंदगी का रुख दिखाएंगे तो वो कभी भी लोगों को इंस्पायर नहीं करेगा. लेकिन अगर आप जिंदगी एज अ होल दिखाते हो, लाइफ एज अ होल लिटरेचर दिखाते हो, लिटरेचर के थ्रू आप जिंदगी को ट्रूली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो दोनों चीजें दिखाएं. खुशियां, गम, आप देखें, आप सॉन्ग सुनते हैं, आप मूवी देखते हैं, उसमें फाइट भी हो रही है, उसमें ट्रेजेडी भी चल रही है, उसमें लड़ाइयाँ भी हो रही है, साथ साथ सॉन्ग भी चल रहे हैं, कहीं शादियां भी हो रही है, कहीं रोमांस भी हो रहा है, कहीं पे वो और स्टेज पे एक्टिविटी हो रही है. तो ये सारी चीजें जब साथ साथ चलती हैं तो जिंदगी लाइफ लाइक लगता है. देखिए, हाँ जी, Chekhov is certainly not the first playwright to mix the comic and the tragic element on stage. He developed his tendency by evolving. Evolving होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज का बढ़ना. By evolving a play, यानी उसे रिफाइन करके, प्ले को कैसे करता है, with defies classifications, जो क्या करता है, क्लासिफिकेशन को अपने, क्लासिफिकेशन मीन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि क्लासीफाई करना, दोनों को कैटेगराइज कर देना, इसको कॉमेडी और ट्रेजेडी को. वर्क सच एज द चेरी ऑर्चर्ड विच कांट बी सब्जेक्टेड टू द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड ऑफ द क्लासिफिकेशंस हैव क्रिएटेड न्यू लिटरेरी ट्रेडिशन. Chekhov changed the theatrical words with his play. He was often disappointed when his plays are performed as a tragedy, although each work had sad element in it. ये sad element, I think. Chekhov believed that the dark side of his play should in no way undercurrent. Undercurrent का मतलब होता है किसी चीज, कोई वेव होना, एटमॉस्फेयर होना किसी का. Undercurrent the immensely funny comic element. असल में वो कहता है कि असल जो उसने वर्क किया मोस्टली शॉर्ट स्टोरी में वो कामयाब रहा. वो तो उसने अपने कॉलेज लाइफ में लिखना शुरू कर दी, उसे पैसों की ज़रूरत थी तो वो उसके लिए शॉर्ट स्टोरी लिखता था और मैगजीन में वो पब्लिश करवाता था. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने दूसरे जो लिटरेरी जॉनरा है, जैसे ड्रामा है, नावल है, या इसको भी अप्लाई करने की कोशिश की, इसको भी एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, तो वो मायूस रहा. तो वो उसने कहा कि कोई ऐसी चीज़ दिखाऊं जिसमें दोनों लाइफ जो है ना वो सामने नज़र आए. तो फिर उसने उसके अंदर बेसिकली एक करैक्टर है, वो दोनों चीज़ें ही आपको साथ साथ दिखाता जाता है. यानी उसके अंदर अब वो एक साइड से देखें तो उनके लिए ट्रेजेडी है, दूसरे कुछ करैक्टर के लिए देखें, अब लोपाकिन के लिए तो वो एक कॉमेडी है. लेकिन लोपाकिन तो उसको एज अ कॉमेडी लेगा क्योंकि उसको जो अपर क्लास के लोग हैं उसके लिए ट्रेजेडी है, उनका डाउनफॉल हो रहा है. This confusion is of the comic and the tragic elements in one play is one of the Chekhov's important contributions, not only in theatres but also in literature in general. इंटरेक्ट एक्शन क्या है? मैंने पहले बताया कि इंटरेक्ट एक्शन का मतलब होता है कि को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑफ स्टेज आप डिस्कस कर देते हैं.
आप जी 10 साल का अरसा ले लें, उसमें 2 करैक्टर मार दें, 3 करैक्टर जो हैं उनके बच्चे हो जाएं, उनके बच्चे भी आगे से जवान हो जाएं, कुछ 10 साल का अरसा दिखा दें, एक डेकेड दिखा दें, तो ये सारी ऑफ स्टेज एक्टिविटी आपने 10 साल लिख के आपने लिखा कि 10 साल, 9, 10, 10 years have been spent and now 2 character has been died and 2 character they married, even they have got their children. अब देखिए 2 करैक्टर आपने मार दिए, चिल्ड्रन के आगे बच्चे भी कर दिए, शादी भी होगी, बहुत सारे चेंजेस आप दिखा सकते हैं। ये सारी ऑफ स्टेज एक्टिविटी होती है और ये टेक्निक होती है राइटर यूज करता है। Indirect action is the technique Chekhov is most famous for it. It involves the action important to the play to plot occurring off stage, यानी ये off stage है, स्टेज पे आपको ये नहीं दिखाएगा। Not on stage, instead of the seeing such action happens, the audience learn about it by watching character react to it on the stage. यानी करैक्टर वहां पे आए, 10 साल लिखा सामने आ जाए, 10 साल में क्या क्या हो गया जी, 10 साल में ये हुआ कि 2 करैक्टर वैसे मारे गए, आगे जो 2 करैक्टर उनकी शादी होगी, उनके बच्चे जो हैं वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बस इतना करना पड़ेगा और बहुत सारी लंबे डायलॉग जो हैं उधर से निकाल दें। Learn about it by watching the character react to it on stage. Lopakin speech at the end of the act 3. जो लोपाकिन स्पीच करता है वो क्या करता है, रिकाउंटिंग द सेल ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, वो उसकी रिकाउंटिंग के बारे में बताता है कि हम जी ऐसे करेंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लोगों को फिर सेल करेंगे, लोग जो है देखेंगे, उसकी रिकाउंटिंग करता है कि इसकी वैल्यू क्या है। Recounting the sale of the cherry orchard is the most important examples of the indirect action in the play. Although the audience does not see the sale, the entire play revolves around the unseen action. अन्या's क्रिटिसिज्म, और अन्या जो है ना अपनी मदर से वो क्रिटिसाइज करती है कि ये ज़्यादा स्पेंड करती है, जबकि इतना पैसा हमारे पास है नहीं, लेकिन ये ज़्यादा स्पेंड करती है वहाँ पे, या इसने ज़्यादा स्पेंड किया है कहाँ, फ्रांस में जाकर, यानी यहाँ से उधार ले ले, अपना बहुत बड़ी स्टेट है ना उसका एक चेरी ऑर्चर्ड, तो वो उसको गिरवी रख दे और उसको बहुत सारा पैसा लेके फ्रांस चली जाए, तो वहाँ पे क्या करे, उड़ाती रहे, और वो अब्यूसिव लवर सारा पैसा ले लेता उससे। Anya's criticism of her mother's overspendings in the France is one of the cherry orchard's many examples of the indirect action. वो भी इंटरेक्ट एक्शन है। अब वहां पे पता नहीं वो क्या करती रही है, बस वो इतना मुंह से लफ्ज निकालती है कि उसने बहुत ज्यादा पैसा जो है फ्रांस में अपने अब्यूसिव लवर को खिला दिया है। The action described in the speech has not taken place on the stage and therefore indirect. The play revolves around the character, a stage reaction to the off-stage action. Irony appear in many instances throughout the play. आयरनी जो है ना, यानी जो आपको सामने नजर आ रहा है वो है नहीं, आपको नजर आता है कि बहुत अमीर है, बहुत डेट्स पे जा रही है, प्रोस्टिट्यूट, इसने रिलेशन बनाए हुए हैं लोगों के साथ, और लोगों के साथ ये तो एक दिखाया जाता है ना कि बहुत सारे उसके बड़ी ब्लंट और बड़ी बोल्ड लेडी है, पार्टी कंडक्ट करती है, इंजॉय करवाती है, और बहुत ज्यादा जो है वाइन जो है इस तरह की एक्टिविटी करती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं, एक तो दिखाई नहीं जाती और एक जस्ट आयरनी दिखाई जाती है कि जो नजर आ रहा है वो सामने वो बेसिकली वैसी है नहीं, वो जस्ट शो कर रही है अपना जो फ्रिवुलस और कंकॉक्टिश जो उसका बिहेवियर है, कंकॉक्टिश और फ्रिवुलस और एक प्रिटेंशियस जो उसका एटीट्यूड है वो शो कर रही है कि जो अरिस्टोक्रेटिक्स वैल्यूज है वो कायम रहे हैं एटलीस्ट, कि लोगों को पता चलता रहे कि वो एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी है, एक अच्छी हाई क्लास से ताल्लुक रखती है, लेकिन एज सच है नहीं, क्योंकि अब तो वो कर्जा लेके एंजॉय कर रही है। When it is not used for purely comic effect, it is tightly bound to be the theme of the blindness. On the other hand, the positions of the character themselves are और ironic, यानी जो position है character की वो भी ironic है। For example, the opposite circumstances of the Lopakin जो आपको नजर आ रहा है वो वैसा नहीं है, ठीक है। फर्ज एंड नैशाज आर पॉइंट आउट द आयरनी इन द सिस्टम। अब जो फर्ज है और जो डनैशा है ये भी क्या है, ये भी एक अपोजिट करैक्टर है। अब डनैशा जो है इसको वो यूज कर रहा है, याशा उसे यूज कर रहा है और वो चाहती है कि वो भी कहीं बाहर चली जाए और वो एंजॉय करे, और वो किसकी बातों में आई हुई है, वो बातों में आई हुई है किसकी, वो याशा की, याशा उसको एंजॉय कर रहा है। फिर्ज जो है वो कहता है कि वो सारी उम्र उसे चाहिए कि वो जस्ट गुलाम रहे और एंजॉय करे अपनी गुलामी को, और वो सर्फ रहना चाहिए था। ये जो अलेक्जेंडर
टू ने आके बहुत सारी चेंजेस लेकर आ गया है। अलेक्जेंडर जो किंग है, जो प्रेजेंट किंग है, इसने अच्छा नहीं किया। तो ये भी करैक्टर भी खुद वो कहता है आयरनिक है। दे टॉक अबाउट द प्रेज आर सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमिक यस कोशिश करते हैं कल इंशाल्लाह जूम के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्लास को। कल आपको जूम जो है वो आईडी मैंने बता दी है, वो अपनी सारे बना लें। तो इंशाल्लाह कल से चेंज करते हैं, ये कोई इतना ऑथेंटिक नहीं लग रहा। तो कोशिश करें ज़रा आज मैनेज करने की दोबारा से। मैं दोबारा कर रहा हूँ। हाँ जी, फर्स्ट और दिनाशा पॉइंट्स आउट द आयरनी इन द सिस्टम। हाँ जी, अब बताइएगा वॉइस क्वालिटी ज़रा मुझे बताइएगा कि एम आई ऑडिबल टू यू? ओके। They talk about the praise or systems of the economic mobility. Still they can't see the contradictions in the situations of those around them. यानी वो चाहते हैं कि जो उनके सामने नज़र आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। Thus the play elect ironic moment where the power is in the given scene come from the combinations of the two different images. For example, in Act 2, Renskies complain loudly about how she can't control her money, while in the same breath she allows Yasha, the most untrustworthy character, to pick up her spilled purse. यानी वो एक साइड पे तो कह रही है अपनी कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती अपने पैसे को, तो वो जो सबसे करप्ट बंदा है उसे कहती है मेरा पर्स लाओ। The fact is that she is able to talk about her weakness and neglect the safety of her money. ये भी एक आयरनी है ना कि आपको पास पैसा नहीं है तो आप करप्ट बंदे को साथ रखे हुए हैं, वो आपको लूट रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये एक आयरनिक सिचुएशन है, जब आपके पास पैसा नहीं तो यू शुड स्पेंड केयरफुल। आपको स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, आपको इतने एक्सपेंडिचर नहीं करने चाहिए। जैसे कहते हैं ना, चादर देखकर पांव फैलानी चाहिए। द फैक्ट the fact is that she is able to talk about her weakness and neglect the safety of her money. यानी एक साइड पे कहती है मेरे पास पैसा नहीं रुकता और दूसरी साइड पे वो करप्ट बंदों को साथ रखे हुए है। इन द सेम ब्रीथ इंडिकेट दैट शी इज अ ब्लाइंड टू हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि वो बिल्कुल ब्लाइंड है अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मेरे पास अगर पैसा नहीं बच रहा, मुझे पता है कि मेरा पैसा किस किस चीज़ पे खर्च हो रहा है, मैं उन एरियाज को मैं उनको कंट्रोल करूंगा। अब सिंबलिज्म क्या है? सिंबलिज्म का मकसद ये होता है कि आपको बहुत सारी बातें जो है राइटर सिंबॉलिक करता है। जैसे आपने अगर टी.एस. इलियट को पढ़ा हो तो टी.एस. इलियट की जो वेस्ट लैंड है वो बेसिकली एक सिंबॉलिक है कि ये ज़मीन जो है, ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, ये बिल्कुल डिके की तरफ जा रही है। ये वलप्चुअल, सेक्सुअल और इस तरह होमोसेक्सुअल, इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ये दुनिया। और इस दुनिया को बचाने के लिए एक मसीहा की ज़रूरत है, वो आएगा और वो अल्टीमेटली इसको बचाएगा। ठीक है, और ये डिफरेंट रिलीजन का बिलीव भी है अपना कि कोई मसीहा आएगा और उनको इस डिके से, इस करप्शन की तरफ जाती हुई इस दुनिया को वो बचाएगा। तो वो एक सिंबॉलिक पोएम उसने लिखी है। सिंबलिज्म इज अनदर मेजर टूल इन द हैंड ऑफ द प्ले राइट इन द चेरी ऑर्चर्ड. Many symbols are employed for the thematic clarification. The key at the Varya's waist, ये जो वर्या होती है ना, वो उसकी जो अडॉप्टेड बेटी है उसके हाथ में कि वो चाबियां और अपने भाई को और वर्या को देकर चली गई है ना, वो खुद फ्रांस चली जाती है। The key at Varya's waist symbolize the practicalities and her power. The cherry orchard symbolize the old social orders and aristocratic homes, and the destruction indicate the imminent change. जो अभी चेंज, ताज़ा तरीन चेंज आ रही है, तो जब वो उसे कट डाउन किया जाता है ये उस चेंज को जाहिर करता है। फर्ज हिमसेल्फ इज द फिर्ज जो है वो उनका पुराना मुलाजिम जो 90 ईयर ओल्ड है, 90 साल से ज़्यादा उम्र का।
Fears himself is the figure of the times as Aeneas is the figure of the hope. ठीक है, वो एक ओल्ड इमेज है और अन्य जो है वो फिगर होप की है. Chekhov is also known for the emphasis on the dialogue. His dialogues are pithy, crisp and meaningful. They are all chief tools to describe off-stage actions. In the concept of the indirect action is an innovation. अब देखें ये एक इनोवेशन है जो राइटर लेकर आया है. On the Chekhov who has exerted the tremendous influence on the modern drama. लें जी, आज आपका जो चेरी ऑर्चर्ड है वो मैंने फिनिश कर दिया है. हम इंशाल्लाह नावल को हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. आप ऐसा करें कि आपको मैंने एक असाइनमेंट सेंड की हुई है, उसके अंदर एक असाइनमेंट है. इनोवेशन का मतलब होता है जदीद. सोशल चेंजेस इन द चेरी ऑर्चर्ड, ये आपने असाइनमेंट है, बड़ी आसान सी असाइनमेंट है, इसको आपने पढ़ना है और मैं आपको पढ़ाता हूँ. बाकी मैंने आपको जो नोट्स सेंड किए हैं उसमें लिखा हुआ है फुल नोट्स चेरी ऑर्चर्ड. उसमें सारे सिंबलिज्म, इनके कैरेक्टराइजेशन, हर चीज़ जो है ना उसमें मैंने बयान कर दी है. आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उधर से उठा के आप मटेरियल अपनी असाइनमेंट जब टेस्ट देंगे साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएँ. तो आपने मटेरियल जो है कोशिश करनी है कि लगाना है अच्छा मटेरियल, जो भी लगाएं, जो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है. आपके पास ये बुक भी मौजूद है करंट की, लेकिन इसमें मटेरियल कम है. आप कोशिश करेंगे इसमें हमने ज़्यादा मटेरियल. पार्ट 2 जो है ना बड़ा विटी कोर्स होता है, उसमें आइडियाज़ जो है आज आपको काफ़ी आइडियाज़ का पता चला होगा. ये आइडियाज़ आपने उसके अंदर अप्लाई करने हैं. ठीक है, कल इंशाल्लाह हम नावल जो है वो स्टार्ट करेंगे. पहला नावल मैं आपको देख के बताऊंगा कि कौन सा हमने स्टार्ट करना. आई विल टेक्स्ट यू. अच्छा जी, सोशल चेंज को ज़रा निकाल लें असाइनमेंट को, ये मैं पढ़ाता हूँ. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाट इज़ सोशल चेंज, निकालिएगा. ये असाइनमेंट जो मैंने लास्ट पे सेंड की है इसको देखें. सोशल चेंजेस इन चेरी ऑर्चर्ड. पहली तो बात है कि सीधी बात है, सोशल चेंजेस आई है. जितने भी एरिस्टोक्रेटिक फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए गए कि उनको अपनी जितनी भी उनकी जायदाद प्रॉपर्टीज़ थी, जो लोग काम कर रहे थे जनरेशन टू जनरेशन उनके यहाँ काम कर रहे थे. और क्लास, एक बहुत बड़ी क्लास जो है, मैंने एक सबसे पहले असाइनमेंट सेंड की थी, उसमें मैंने सारी परसेंटेज बताई थी. तो उसमें इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है. देखिएगा, सोशल चेंजेस इन चेरी ऑर्चर्ड. द सेंट्रल थीम्स इन द चेरी ऑर्चर्ड. सोशल चेंज मीन के एक लोअर क्लास है, एक वर्किंग क्लास है, वो उसने जगह किसकी ले रही है? उसने बेसिकली जगह ले ली है हाँ जी, ज़रा बताइएगा. एम आई ऑडिबल? माई वॉइस क्वालिटी, टेल मी. ओके, यस, ओके, कम टू द पॉइंट. अच्छा जी, द सेंट्रल, ओके, नाइस. द सेंट्रल थीम्स ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड इज द सोशल चेंज. सोशल चेंज के एक जो सर्फ क्लास है, सर्फ का मतलब लिखें वर्किंग क्लास. एक जो वर्किंग क्लास है जो एज अ लेबरर वर्क कर रहे थे, जो लेबर थे, वो लेबर जो है वो उनकी ज़मीनें खरीद रहे हैं, जो बड़ी क्लास के लोग. तो बड़ी क्लास के लिए तो हम लिखेंगे ट्रेजेडी है, लेकिन जो वर्किंग क्लास है उनके लिए तो ये कॉमेडी है, उनके लिए तो ये मजाक है, वो तो उनको एंजॉय कर रहे हैं. द सेंट्रल थीम ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड इज दैट द सोशल चेंज रिटन इन द अर्ली 1900. द प्ले डिपिक्ट्स द रशियाज ऑन द ब्रिंक ऑफ रेवोल्यूशन. यानी ये रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था उसको बताता है. एज द एरिस्टोक्रेसीज पावर वेन्स. एरिस्टोक्रेसी की पावर जो है वो खत्म हो रही है. फार्मर सर्फ, जो उससे पहले वर्किंग क्लास के लोग थे, एक्सपीरियंस फ्रीडम्स एंड बर्चनिंग मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं टेक रूट्स, और वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं. द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले representative of the upper middle and the lower classes find themselves struggling to negotiate their relationship, loyalties and anxiety about the changing socio-economic landscape of the country. अगर हम चेरी ऑर्चर्ड को पढ़ें तो अगर हम राइटर की लाइफ को देखें तो राइटर का भी एक घर था, उसकी मदर का एक दोस्त था. उसकी मदर ने उसके चेरी ऑर्चर्ड के जो पेरेंट्स हैं उससे एक घर खरीदा, उसकी मदर के फ्रेंड ने, और फिर उसको क्या किया, उसको चॉप डाउन कर दिया, उसको पुल डाउन कर दिया, गिरा दिया.
तो इस तरह वो भी सीन उसके सामने है, और राइटर ने लिखा भी अपनी लेटर लाइफ में है, जब उसकी लाइफ में तकरीबन कोई 10 साल रहते थे मरने में। तो इस तरह बहुत हद तक ये मुमासलत रखता है, ये कंपैटिबल है, ये कंपेरेबल है राइटर की लाइफ से। रिलेशनशिप, क्योंकि वो खुद भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था। रिलेशनशिप, लॉयल्टीज एंड, लॉयल्टी होता है किसी का किसी के साथ फेयर होना, लॉयल होना। रिलेशनशिप, लॉयल्टी एंड एंग्जाइटी अबाउट द चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप। अब वो देखें, वो बंदे जैसे लोफाकिन है, सारी उम्र काम करता रहा। अब लोफाकिन चाहता तो उनकी मदद करके उनको वो चेरी ऑर्चर्ड बचा के दे सकता था, वो खुद खरीद लेता है। इट मीन कि वो चाहता था कि उसके अबावजदाद जहां काम करते रहे हैं वो खुद उसको चॉप डाउन करे, गिराए और उस पर अपनी मर्जी का बिजनेस स्टार्ट कर लिए। थ्रू द चेरी ऑर्चर्ड, शेखव ड्रामेटाइज द कंसर्न ऑफ द सेवरल सोशल स्ट्रेटा। सोशल स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप। सोशल स्ट्रेटा का मतलब होता है सोशल ग्रुप। स्ट्रेटा मीन ग्रुप। ये काइंडली माइक जो है किसी का ऑन है, माइक ऑफ कीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, नाइस। थ्रू द चेरी ऑर्चर्ड, शेखव ड्रामेटाइज, ड्रामेटाइज का मतलब होता है दिखाना। द कंसर्न यानी प्रैक्टिकली किसी चीज को दिखाना, प्ले करके दिखाना, उसको ड्रामेटाइज कहते हैं। थ्रू द चेरी ऑर्चर्ड, शेखव ड्रामेटाइज द कंसर्न ऑफ द सेवरल सोशल स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब लिखें ग्रुप, किसी ग्रुप, सोसाइटी का ग्रुप, जैसे सोशल समाजी ग्रुप। शोइंग हो द इमर्जेंस, इमर्जेंस होता है उभरना, ऑफ द मिडिल क्लास इन द रशिया disrupted and negatively impacted the lives not only of the aristocratic, their new money threatened, but also those of the servant and worker unable to thrive in a new order of the thing। यानी ये जो नई क्लास उभर कर आ गई है, ये ना सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक लोगों को इफेक्ट कर रही है, बल्कि जो गरीब लोग थे जो नहीं उठ सके उसी में से, वो बेचारे भी इफेक्ट होते हैं। अब जैसे जो फर्ज है, वो बेचारा जनरेशन टू जनरेशन सर्वेंट रहा, तो वो कहता जी अच्छा नहीं हुआ, हम पहले गुलाम अच्छे थे तो यहाँ भी वर्क कर रहे थे, इसे अपना घर समझे हुए थे, तो अब जो नए आ गए हैं पता नहीं कैसा सलूक करेंगे। वो उसका ख्याल भी नहीं करते कि वो मर गया है, वहाँ उसकी डेथ हो गई है, जिंदा है, वो ऐसे ही उसे बंद कर देते हैं अंदर। दो द नेसेसरी फॉर द सोसाइटल ग्रोथ कैन एक्चुअली एंड अप लीविंग बिहाइंड द वेरी इंडिविजुअल इट सीक टू अपलिफ्ट। अपलिफ्ट होता है किसी चीज़ का ऊपर बढ़ना, ग्रो करना। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज द चेरी ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश इटसेल्फ अ स्टोरी अबाउट द क्लास। यानी पहले फर्स्ट पेज से ही हमें चेरी ऑर्चर्ड जो है ना एक क्लास की एक स्टडी लगती है, क्लास की एक स्टोरी लगती है। अपर क्लास का डाउनफॉल और लोअर क्लास ऊपर चली गई है। शेखव यूजेस द टाइटुलर चेरी ऑर्चर्ड्स। ये एक टाइटुलर है, एक सिंबॉलिक है। चेरी ऑर्चर्ड स्टेट है, एक किसी अरिस्टोक्रेटिक का घर है बहुत बड़ा। And changing the circumstances that threaten it as an expensive symbols of disappearing social orders and emergence of the new one centered around an ambitious power hungry middle class। अब देखें जी, मिडिल क्लास अगर जेन ऑस्टन को पढ़ें तो वो मिडिल क्लास को बड़ा क्रिटिसाइज करती है। वो कहती है कि इट्स अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, अ मैन इन अ गुड फॉर्चून मस्ट बी नीड ऑफ अ गुड वाइफ। तो जो गुड फॉर्चून के साथ एक अच्छा पढ़ा लिखा या एक बड़ा एस्टैब्लिश बंदा होता है, उसे हमेशा एक बीवी की ज़रूरत होती है, जबकि औरतें खुद वहाँ पे हस्बैंड तलाश करती फिर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट उसने बोली है उसके अंदर। तो वो भी मिडिल क्लास को स्टायर करती है। मिडिल क्लास हमेशा हंग्री होती है और स्टेप की तलाश में होती है। आपको बड़ी हंग्री मिडिल क्लास लेडी मिलेंगी जो इस एक सीढ़ी की तलाश में होती हैं ताकि वो आगे तरक्की कर जाएं, और इवन कि किसी को कुचलना भी पड़े, क्रश भी करना पड़े तो वो करके चली जाती हैं। एट द राइज ऑफ द, अगर आप रिसेंट सिनेरियो में बात करूँ तो हमारे एक प्ले चलता रहा यहाँ पे, एयरवाई पे कोई था, मेरे पास तुम हो, तो उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई है। एट द राइज ऑफ द कर्टन्स, yeah, it's a symbolical. I am talking in a symbolism because I myself want to be a writer and I want to show all these things. At the rise of the curtain,
जैसे ही कर्टन जो है वो राइज होता है, इट इज़ अ फ्रॉस्टी मे मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग का टाइम है। द फीसेंट होते हैं फार्मर, टर्न बिजनेसमैन लोफाकन्स अवेट फॉर द रिटर्न्स ऑफ द मैडम रेनफ्स्काई, यानी जब ये प्ले स्टार्ट होता है ना तो रेनफ्स्काई का वेट हो रहा है, वो अपनी बेटी के साथ और वो एक मुलाजमा है उसके साथ वो आ रही है, ब्लैक जो है, तो वहाँ से उनका वेट हो रहा है अब वो कि वो आ रही है और आके चेरी ऑर्चर्ड को बचाने आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ ये भी एक आयरनी है, आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो आ रही है बचाने के, वो और उसका तबाह बर्बाद कर देती है। द ओनर ऑफ द लार्ज estate that includes expensive cherry orchard through though Renfsky who has living abroad for 5 years and squandering all her, squandering होता है तबाह करना, खराब करना, स्पॉयल करना, मनी जितना भी पैसा है वो खराब करके आई है। लुक फॉरवर्ड टू रिटर्निंग टू हर ओल्ड लाइफ टाइम्स हैव चेंज, शी इज डीपली इन डेट, और वो बहुत मकरूज है। एंड लोफाकिन्स informs her that the only way to possibly save her property before it goes up for actions in the August is to parcel it into individual plots and rent it out the surge of the villa's resident। यानी ये जो हमारे पास इतना बड़ी एक बिल्डिंग है, इतना बड़ा एस्टेट है चेरी ऑर्चर्ड, हम इसको क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स में काट देते हैं और उसके बाद इसको किराए पे दे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं। लेकिन वो मानती नहीं, कहती बेकार आइडिया है, तुम ये कैसा आइडिया दे रहे हो। यूफिमिज्म्स इज फॉर ग्रोइंग द मिडिल क्लास थ्रू होल्ड द कंट्रीसाइड। रेनफ्स्काई इंसिस्ट देयर मस्ट बी अनदर वे, वो कहती है कि इसके कोई और तरीका जो है हम फाइंड करेंगे, ये ठीक नहीं जो तुम बता रहे हो, हालांकि वो ठीक कह रहा है। Her reluctance to chop down her cherry orchard symbolizes her anxiety about the social change rapidly taking। अब देखें जो उसके चेरी ऑर्चर्ड को चॉप डाउन करना है या उसको गिराना है, ये भी वो उसको ये समझती है कि ये बेसिकली उसकी सोशल क्लास के ऊपर एक बहुत बड़ा एक हमला है। A desire that will soon prove impossible। As the play progresses, the summer goes by and the Renfsky continuously ignores Lopakin's repeated suggestion that she parcels up the land and rent it out। यानी जैसे ही प्ले प्रोग्रेस करता है, समर जाता है, रेनफ्स्काई कंटिन्यू इग्नोर करती जाती है उसका जो प्लान। Her denials of the situation play a central examinations and disorienting जो ममासलत ना करता हो, इफेक्ट ऑफ द सोशल अपहीवल का मतलब होता है प्रॉब्लम अपॉन द वेल्दी। इट इज कंप्लीमेंटेड बाय द शेखव्स पोर्ट्रेयल ऑफ द होल सोशल इन्वोकेशन। पोर्ट्रेयल होता है किसी चीज़ का नक्शा खींचना, किसी चीज़ को स्केच खींच देना। पोर्ट्रेयल ऑफ होल सोशल इनोवेशन जिद्दत अफेक्ट द सर्वेंट क्लास। दिनेशा इज अ यंग सर्विंग गर्ल। दिनेशा जो है यंग सर्विंग गर्ल है, याशा की बातों में आई हुई है। याशा जो है साथ गया हुआ था उसके साथ रेनफ्स्काई के साथ फ्रांस, और फ्रांस को देख के बड़ी बड़ी बातें करता है कि ये तो भाई बैकवर्ड से लोग हैं। जैसे पाकिस्तान से कोई बंदा कुवैत चला जाए और फिर पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज करता जाए कि भाई पाकिस्तानी तो हाथ ही नहीं धोते, इनके पास तो सैनिटाइजर ही नहीं है, तो इस तरह की बातें करता रहे। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से बाहर जाके पाकिस्तानियों को ऐसे समझते हैं। दिनेशा इज एंड ड्रेस मोर लाइक अ रिफाइंड लेडी इवन एज एवरीवन अराउंड हर क्लास हर आउट ऑफ स्ट्राइविंग बियॉन्ड हर स्टेशंस। याशा क्या है? याशा एक मेल है और ये बड़ा करप्ट किस्म का मेल है, और उसको क्या करता है, सड्यूस किए हुए है दिनेशा को, और दिनेशा को अपने हसार से निकलने नहीं देता। याशा मैडम रेनफ्स्काइज अलोफ एंड क्रूवल मैन सर्वेंट, और ये क्रूवल मैन सर्वेंट है। एक्ट एज ही इज टू गुड फॉर अदर्स ऑफ हिज क्लास, ट्रीटिंग विजिट फ्रॉम हिज मदर्स पीसेंट एंड बर्डनसम्स अनोयंस का मतलब होता है नाराज होना, एंड ट्रीटिंग द दिनेशाज अन्याज गवर्नेंस शार्लट एंड एफिकोडफ बैडली। एफिकोडफ को कहता है कि बूढ़ा शख्स है, वो कहता है तुम्हें तो मर जाना चाहिए वैसे ही। फिर्ज को भी कहता है कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो।
द ओल्ड सर्वेंट्स इन द हाउस होल्ड लेमेंट्स, लेमेंट होता है नोखा करना किसी के ऊपर। द डे सर्फ्स वर लिबरेटेड फ्रॉम द लैंड दे वर बाउंड टू एंड सीम टू बी लिविंग क्वाइट लिटरली ड्यू टू एडवांसिंग dementia. In the past, when servants showed total allegiance to their masters, as the play goes on, sheikhs use first mental block when it comes to accepting social change to show how profoundly a denial members of the social class are at the prospect of the societal upheaval. यानी हमें वो फ़र्ज़ के थ्रू दिखाता है कि वो जो चेंज आ रही है उसको जो यानी जो कंटिन्यूसली जो लोग एक गुलामी की सिचुएशन में रह रहे थे वो उसको पसंद नहीं करते। अगर आप यानी पाकिस्तान का बनना ही देखें तो बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की थी कि कायदे आज़म अच्छा नहीं कर रहा, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ये अच्छा नहीं कर रहे जो पाकिस्तान बना रहे हैं, हमें बस वैसे ही रहना चाहिए हिंदुओं के साथ। और आज आपके सामने रिजल्ट है। एंड द आइडिया दैट द ट्रेडिशंस दे हैव क्लंग टू द सेंचुरीज आर, क्लंग होता है चिपकना, सेंचुरीज आर सून टू बी रेंडर्ड एब्सोल्यूट। लेकिन ये जो है ये जो आइडिया है ये बहुत जल्द ही फिर क्या एब्सोल्यूट लगता है। यानी जैसे वो पहले लोग समझते थे कि हमें सिर्फ गुलाम ही रहना चाहिए, हम गुलाम हैं और हमें गुलाम रहना चाहिए, ये अच्छा नहीं कर रहा जो बादशाह जो है हमें आज़ाद करवा रहा है। इन द प्ले थर्ड एक्ट रेनस्काई थ्रो अ लैविश पार्टी टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है अपने आप को अवर्ट करना, दूर करना। हरसेल्फ फ्रॉम द फैक्ट दैट हर ब्रदर गेव एंड द लोफाकिन्स आर ऑफ एट द बिग ऑक्शंस, supposedly attempting to save the state, the party symbolize, यानी वो क्या देखें वो ऑक्शन होने जा रहा है और वो पार्टी करती फिर रही है, वो कहती शायद पार्टी बचा देगी, पार्टी से तो नहीं, पार्टी पे तो और पैसे लगते हैं। द पार्टी सिंबलाइज हर अटेम्प्ट टू लिव इन अ डिनायल अ लिटिल लॉन्गर, वो डिनाई करती है जो सिचुएशन चल रही है। इवन एट द लिटरल 11th hours as the member of the aristocracy, things have always come easy to Renevsky and people like her. The idea that she might actually lose her family's homes and orchard bring her anxiety, but some things about the still seem implausible. Implausible का मतलब लिखें inappropriate, गैर मुनासिब। Until of course Lopakin returned from the auction to reveal that, ये साथ ना अपने पेज रखा करें उसमें मुश्किल फाज के मानी लिख लिया करें। Until of course the Lopakin returns from the auctions, auction का मतलब होता है किसी चीज़ को आप नीलाम कर रहे हैं। To reveal that he has purchased the orchard, Lopakin is gleeful, gleeful का मतलब देखें खुश, बहुत है, full of happiness. As he recounts how outbid everyone else present, वो बताता है कि कैसे सारे लोग मौजूद थे और किस तरह उसने खरीदा है। The son of the poor, lowly peasant, एक पीसेंट का बेटा जो है उसने तुम्हारा घर खरीद लिया है। लोपाकिन इज द बूस्टफुल, वो बड़ी शेखी बखेरता है। एज ही रियलाइज दैट ही हैज जस्ट सरपास्ड, सरपास होता सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना, यूजर्ब्ड, और उसने क्या किया अपने कंट्रोल में, यूजर्ब्ड का मतलब लिखें कंट्रोल में कर लेना। द वेरी फैमिली हुज चैरिटी हैज ऑन वंस रिलाइड ऑन टू सर्वाइव, जिनके ऊपर वो कभी खुद सर्वाइव करता था अब वो फैमिली इसके अंदर आ गई, कंट्रोल में आ गई। अब देखें किसी का अगर बंदा सर्वेंट रहे, उनके अंदर काम करता रहे और उनकी कंपनी खरीद के उनका मालिक बन जाए और उनको ही मुलाजिम रख ले तो कैसा बंदा फील करता है। यू नो बेटर। इन द फोर्थ फाइनल एक्ट रेनस्काइज एंड हर फैमिली पैक्स अप, अब जो फाइनल जो एक्ट है हम उसके अंदर देखते हैं कि सारी फैमिली जो है वो अपने, जैसे मैं किसी का घर खरीद लूँ तो मैं कहूँ भाई ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, ये मैं यहाँ पे अपना कंप्यूटर रखूँगा, यहाँ पे अपना ऑनलाइन सेंटर बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, यहाँ मेरा प्रिंटर पड़ा होगा, तो दैट for me it will be a gleeful situation, that will be a gleeing situation for me. I will be enjoying and I will be overjoyed that I have bought such a beautiful estate. In the fourth act में हम देखते हैं कि पैकिंग हो रही है। पैकिंग किसकी हो रही है कि जो सामान है उनका वो पैकिंग कर रहे हैं और वो निकल रहे हैं वहां से। रेनस्काई हर फैमिली पैक अप व्हाइल लोपाकिन एंक्शियसली वेट फॉर, और लोपाकिन कहता है ये यहाँ से निकलें और मैं अपना काम शुरू करूं, यानी मैं इनको चॉप डाउन करूं और यहाँ पे बनाऊं अपने अपार्टमेंट और उसको किराए पे दूं।
anxiously waiting for them to vacate होता खाली करना. The house at the family runs about the frantically rounding up their frantically यानी वो परेशानी से वो कर रहे rounding up कर रहे हैं, यानी वो इकट्ठा कर रहे हैं सामान. Their things and attempting to say goodbye to their precious family homes. Precious का मतलब होता है बड़ा अहम. Family homes, the sound of the axes, chopping downs, tree wafts जो ट्री की जो उसकी जो रूट्स हैं उनको जो कट चॉप डाउन किया जा रहा है उसकी आवाजें आ रही हैं. तो ये सिंबोलिज्म है. लोपाकिन हैज ऑलरेडी हायर्ड मैन टू फेल द ऑर्चर्ड, और उसने आदमी हायर किए हैं कि वो उसको फेल डाउन कर दें. मेक वे फॉर हिज न्यू रीन्स, और उसकी जो न्यू रीन है, न्यू रीन के नई जो उसकी हुकूमत बदल रही है उसकी आ रही है. ओवर द प्रॉपर्टी द एरिस्टोक्रेसी हैज बीन टॉपल्ड, टॉपल होता है गिर जाना. एंड द मिडिल क्लास इज मूविंग इन. रन skies and the gaps grief is palpable. palpable का मतलब होता है बड़ा शदीद है, palpable है. Yet Anya's trophy moves and Yasha seems anxious to get out of the house and on with their new lives. After everyone departs, the elderly servant first enter the room. वो अंदर दाखिल हुआ, find that he has been locked inside the house. वो अपने आप को अंदर दाखिल कर लेता है, कहता मैंने बाहर नहीं निकला, मैंने भाई यहाँ ही रहना. ठीक है, यानी वो चेंज को, ये भी एक सिंबलिज्म है कि वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा. कहता है कि ill and alone he laments, और वो नोखा खानी करता है that his life has come to nothing before lying down on the sofas and presumably, और फर्ज करता है dying as the sound of the axes start up again. जैसे ही वो आवाज़ आ रही है चॉप डाउन करने की, लकड़ियों को काटने की, दरख्तों को काटने की, इतना बड़ा ऑर्चर्ड जो है वो कटने जा रहा है, तो वो अपने आप को presumably ये समझ लेता है, फर्ज कर लेता है he is going to die. First too has been left behind by the changes sweeping Russia, और वो यानी साथ नहीं चल सकता, वो कहता है कि मैं बस साथ ही मरूंगा. Chekhov's play tells a story that happens when both rich and poor are left behind by the rise to prominence of the class whose concerns do not take into the mind either group's need. Chekhov could easily have made the cherry orchard about the pitiful obsolete होता नकारा, वैसे pitiful काबरे तरस, concerns of the wealthy land owning class in the face of the triumph का मतलब होता है फतह of the common people. Instead he takes a more nuanced view and incorporates का मतलब होता है कोई अदारा, कोई फर्म, the very real way in which every positive social change renders certain ways of life irrelevant and leaves even privileged family, ala family, badi family, upper class family and individual, but in a cold up, unprepared for the new world stretching out there before them. Stretching out का मतलब होता है फैलना before them. So this is ESL Academy of Linguistic and Literature. You are warm welcome in our academy and hope you will learn a lot with us. आज आपको मैंने चेरी ऑर्चर्ड के बारे में बताया. चेरी ऑर्चर्ड की ओवरऑल मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए हैं, बड़े सिंपल लैंग्वेज में आप उसको पढ़ेंगे, वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हुई हैं. आपके 4 जो प्ले हैं मैंने आपको इंशाल्लाह इस तरह करवा दिए हैं. अगर कुछ भी आ जाएगा तो आप इसमें पासिंग मार्क्स बड़े अच्छे ले लेंगे, यानी आसानी से पासिंग मार्क्स ले लेंगे अगर आप बगैर तैयारी के भी चले जाए. अब हम इंशाल्लाह कल से कोशिश करेंगे कि पहला नावल जो है वो स्टार्ट कर दें, उसके बाद आपको लिंग्विस्टिक भी करवाना है. तो आई एम हियर टू हेल्प यू इंशाल्लाह इन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर. होप यू हैव गॉट अ गुड टाइम विद अस. स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम.